पिछले लेक्चर में हमने किया था सूर्याताप, जिसमें हमने किया था धरातल पर तापमान का वितरण। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ेंगे वो हमारा है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, वायु दाब की जो पेटियां हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वेट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहाँ सबसे वायुमंडलीय दाब यानी कि वायु दाब एक टर्म आता है। तो वायु दाब क्या है, तो अगर सामान्य तौर पे कहें तो वायु दाब क्या है, तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर हमारी क्या है, गैसेस हैं, वायु है, उस पर भी पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, जिसमें जो हमारी वायु है उसमें आपका भार होता है। उस भार के कारण जो वायु में जो भार आ जाती है गुरुत्वाकर्षण कारण, उस भार के कारण जो पृथ्वी के तल पे या किसी जगह पे जो दाब उत्पन्न होता है वो आपका वायु दाब कहलाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में अगर इसे हम परिभाषित रूप में कहें तो आप कह सकते हैं पृथ्वी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु भार को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, ये आपका परिभाषित रूप है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु भार को क्या कहते हैं, वायु दाब। ठीक है, अब देखिए वायु दाब तो हमने पढ़ लिया कि प्रेशर क्या होता है, यानी कि वायु प्रेशर क्या होता है, ये देख लिया हमने। और आगे देखेंगे तो इसका जो मापन होता है वह कैसे किया जाता है, इसे हम देखेंगे। तो वायु दाब का जो मापन होता है आपका, इसके लिए एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। इसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। और बैरोमीटर जो हमारा होता है ये आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। एक आपका होता है 14 बैरोमीटर, एक होता है आपका एंड्रॉयड बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर में क्या होता है, इसमें आपका देखिए यहाँ पारा भरा होता है और यहाँ पे नली होती है, ट्यूब। जब प्रेशर बढ़ता है आपका तो पारा बढ़ता है, जब पारा बढ़ता है तो पारे की हाइट से हम प्रेशर को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंड्रॉयड बैरोमीटर हमारा होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक इस प्रकार की एक सुई लगी हुई होती है जो कि एटमॉस्फेयर को अपना बताती है। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब जो हमारा मापन है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर इसे जो हमारा वायुमंडलीय दाब है इसे किस रूप में मापता है, तो इसकी जो मापन इकाई है वो आपकी है मिलीबार, यानी जो वायुमंडलीय दाब है इसे हम किसमें मापते हैं, मिलीबार में। ठीक है, और मिलीबार क्या होता है, तो मिलीबार देखिए क्या होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेमी पर पड़ने वाले भार के रूप में इसे मापा जाता है। और एक मिलीबार कैसा होता है, कितना होता है, तो एक मिलीबार बराबर आपका होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार। यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर इस पे, यानी अगर ये 1 है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह हो गया। तो इस पे 1 ग्राम अगर भार लग रहा है, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की जगह पे अगर 1 ग्राम का भार लग रहा है तो आपका 1 मिलीबार कहलाएगा, इसका तात्पर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है और गैसों के बीच जो घनत्व होता है वो भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि गैसों में घनत्व कम होगा तो आपका जो वायु दाब होगा वो भी कम होगा। तो देखिए पृथ्वी तल पर सर्वाधिक दाब जो होता है आपका कहाँ पे होता है, समुद्र तल पर होता है, यानी जो सी लेवल होता है उस पर आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो मैक्सिमम होता है। और सी को ही हम अपना रेफरेंस लाइन ही मानते हैं, डेटम लाइन जिसे कहते हैं, आधार रेखा। इसी पे हम करते हैं, अगर कहीं कोई हमारा जगह होता है जैसे कोई स्थल खंड है जहाँ पे हम निवास करते हैं, तो कैसे जानेंगे कि हम ऊपर हैं या नीचे हैं, कितना ऊंचाई पे हैं, तो हम उसे समुद्र तल से तुलना करते हैं, देखते हैं कि समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पे हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर स्टेशनों पे या फिर अन्य जगहों पे लिखा होता है समुद्र तल से इतनी मीटर ऊंचाई, तो उसका समुद्र तल से उसका रेफरेंस लेके लिखा गया होता है। तो समुद्र तल को हम आधार मानते हैं। तो समुद्र तल पे जो हमारा आपका जो दाब होता है, वायु दाब, वो कितना होता है, तो ये आपका होता है 1013.25 बार, सॉरी मिली बार है, यहाँ पे ये मिली बार है। ठीक है, ठीक है, अब इसे अगर हम बार में बदलेंगे तो आपको इसे 3 अंक इधर लाना पड़ेगा, यानी 1.01325 बार हो जाएगा। क्योंकि ये मिली बार में है तो ये हो जाएगा आपका 1013.25 मिली बार। और आपका एक बार जो होता है वो क्या होता है, तो एक बार आपका होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या होता है, तो पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है और 1 पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये पता होनी चाहिए। अब देखिए हमने भी पढ़ा बैरोमीटर के बारे में पढ़ा कि बैरोमीटर 2 प्रकार की होती हैं। तो अब देखिए बैरोमीटर जो रीडिंग आते हैं तो उन रीडिंग को हम कैसे पढ़ के डिसाइड करते हैं कि जो अब हमारा मौसम है वो कैसा रहेगा।
ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक में गिरावट, यानी जब बैरोमीटर में हम वायु दाब मापते हैं तो लिखा हुआ है कि जो बैरोमीटर में आप पाठ्यांक मापते हैं, अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में गिरावट हो रही है, ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में गिरावट हो रही है, क्या मतलब है? तो बैरोमीटर पाठ्यांक गिरावट मतलब क्या हुआ भाई? जब दाब में कमी होगी, एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब में जब कमी होगी तो उसका पाठ्यांक कम होगा, यानी वैल्यू गिरेगी, यानी पारा नीचे गिरेगा। ऊपर चढ़ेगा मतलब दाब बढ़ना, ऊपर चढ़ने मतलब क्या होता है? पारे का मतलब दाब बढ़ रहा है, और नीचे गिर रहा है यानी कि दाब घट रहा है। और दाब देखिए लिखा है यहाँ पे दाब में कमी, बैरोमीटर पाठ्यांक में गिरावट का मतलब दाब में कमी। और दाब में कमी का मतलब क्या होगा? अगर किसी जगह पे प्रेशर कम हो रहा है, दाब कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? वहाँ अगर दाब कम यानी कि उच्च क्षेत्रों से फिर वहाँ पे उस कम दाब को भरने के लिए और गैसेस यानी वायु आएंगी उसे भरने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? वहाँ पे चक्रवात जैसी स्थिति बन सकती है। कैसे बन सकती है? अब देखिए जो चक्रवात आपका होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है चक्रवात, यानी चक्रवात के सेंटर में प्रेशर आपका होता है वो आपका लो प्रेशर होता है। देखिए ये लो प्रेशर, और जो बाहर से गैसें आती हैं उच्च प्रेशर से वो यहाँ पे आती हैं और वहाँ पे घूर्णन करने लगती हैं, तो वो चक्रवात का रूप ले लेती हैं, इसे फिल करने के लिए आती हैं। तो बैरोमीटर पाठ्यांक में गिरावट से क्या होता है? दाब में कमी हो जाती है, इसका मतलब। और चक्रवात और तूफान, क्योंकि यहाँ पे भरने के लिए हवाएं आएंगी, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, ठीक है, उतनी तेजी से हाई प्रेशर जोन की ओर से हवाएं लो प्रेशर में आएंगी। तो जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतनी तेज हवा आएगी, तो यही हवाएं जो होती हैं आपका तूफान का रूप भी ले लेती हैं। और जब ये हवाएं लो प्रेशर जोन में आके घूमने लगती हैं तो ये आपका चक्रवात के रूप में हो जाती हैं, चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। और देखिए पाठ्यांक में लगातार वृद्धि, अभी हमने देखा पाठ्यांक में गिरावट, अब देख रहे हैं पाठ्यांक में लगातार वृद्धि। पाठ्यांक में लगातार वृद्धि का मतलब कि लगातार आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो मौसम होगा आपका वो साफ होगा, बिल्कुल साफ, यानी कि कोई बारिश जैसा तूफान आंधी कुछ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल साफ मौसम होगा। और इस कंडीशन क्या होता है? प्रति चक्रवात की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। और जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ की जो वायु होगी वो आपका लो प्रेशर की खोज में आगे निकलेंगी, लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी, और आपका इस तरह से, यानी कि हाई प्रेशर जोन में क्या होगा? ये बाहर की तरफ हवा निकलेंगी यहाँ से, ठीक है, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, मौसम साफ होता है और प्रति चक्रवात। अगला देखिए तेजी से गिरावट और धीरे धीरे वृद्धि, यानी जो हमारा पाठ्यांक है बैरोमीटर का उसमें और क्या हुआ? पहले तेजी से गिरावट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो वर्षा की ये जो आपका तेजी से गिरावट और धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ये आपका वर्षा का संकेत कर रही है, यानी वर्षा होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हमने चक्रवात के बारे में यहाँ पे पढ़ा, तो देख लेते हैं चक्रवात की दिशा के बारे में। तो चक्रवात की दिशा कैसी होती है? तो देखिए चक्रवात की जो दिशा होती है ये हमारी, देखिए यहाँ पे अगर हम इसे, ये पृथ्वी देखिए हमारा, ठीक है, ये आपका नॉर्थ होता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसे आपका साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों जगह चक्रवात की जो दिशाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, अपोजिट होती हैं। बात करते हैं अगर हम नॉर्थ की यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है आपकी, देखिए लिखा है चक्रवात दिशा, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। चक्रवात की दिशा कैसी होती है? नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। अब उसी के साथ बात करें अगर प्रति चक्रवात की, तो नॉर्थ में चूंकि जो चक्रवात हमारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रति चक्रवात होता है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्योंकि जो आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि लो प्रेशर जब बनता है तो वहाँ पे चक्रवात होता है, और जब हाई प्रेशर बनता है बीच में सेंटर में तो वहाँ पे आपका प्रति चक्रवात होता है। तो इसलिए यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा एंटी क्लॉकवाइज रूप में उसका मूवमेंट होगा, और जो आपका प्रति चक्रवात होगा वो क्लॉकवाइज में घूमेगा। इसी के अपोजिट साउथ में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारा चक्रवात होगा वो आपका क्लॉकवाइज और प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है और उसके बीच में जोन कैसा होता है, प्रेशर जोन कैसा होता है, प्रति चक्रवात के भी कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने चक्रवात की दिशा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? समदाब रेखाएं बेसिकली जो पृथ्वी धरातल पर या फिर विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे समान दाब के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को मिलाने वाली अगर एक रेखा खींचे हम, जैसा मैंने आपको पीछे समताप पढ़ाया था सूर्यताप चैप्टर में कि समान ताप वाले टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखा को समताप कहते हैं, उसी प्रकार समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? समदाब, ठीक है, समदाब कहते हैं। अब इसे बता दो एक बार, देखिए
समदाब मतलब देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे प्रेशर आपका मान लीजिए यहाँ पे 10 बार है, मान लेते हैं 10 बार, तो यहाँ भी 10 बार है, यहाँ पे भी 10 बार है, यहाँ भी कहीं 10 बार है, तो इन सबको अगर हम मिलाएं लाइन से, ठीक है, इसे मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये समदाब रेखा कहलाएगी। तो समदाब रेखाएं हो गई। देखिए यहाँ लिखा है धरातल पर समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अब समदाब रेखाएं अगर देखिए, मान लीजिए अब समदाब रेखाएं पृथ्वी पे कैसी होती हैं, जब समदाब रेखाएं ऐसी हैं, देखिए इस प्रकार से समदाब रेखाएं होती हैं। अगर समदाब रेखाएं जैसे ये मान लीजिए एक बार की समदाब रेखा है, यहाँ ये पूरी इस पॉइंट पूरी एक दाब की समदाब रेखा है, ये दो बार की, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार की। अगर ये समदाब रेखाएं यानी अलग अलग दाब की जो रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाएं होती हैं, इनके बीच में कम गैप है, इसका मतलब जो दाब परिवर्तन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस, इसलिए समदाब रेखाएं पास पास हैं। समदाब रेखाओं के पास पास होने मतलब है कि दाब में परिवर्तन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर रेखाएं दूर दूर हैं यानी कि जो प्रेशर में यानी कि वायु दाब में परिवर्तन है वो कम है, क्योंकि अब दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पे अगर एक बार है, दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे 2 बार है, यानी काफ़ी देर बाद दो बार में चेंज हो रहा है, यानी प्रेशर चेंज कम है, ठीक है। और जो प्रेशर चेंज आपका होता है, हम यहाँ देखिए आगे पढ़ेंगे वायुदाब प्रवणता में, तो किन्हीं 2 स्थानों के मध्य जो वायुदाब परिवर्तन की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वायुदाब प्रवणता भी कहते हैं। और वायुदाब प्रवणता को आपका हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर ढाल, बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। वायुदाब प्रवणता को क्या कहते हैं, बैरोमेट्रिक ढाल। तो आपको याद रखना है कि वायुदाब प्रवणता क्या होता है, तो किन्हीं 2 स्थानों के मध्य वायुदाब परिवर्तन की दर, यानी कि वायुदाब परिवर्तन की जो दर होती है आपका, वो आपका वायुदाब प्रवणता होता है, ठीक है। तो समदाब रेखाएं हमने कर लिया, वायुदाब प्रवणता हमने कर लिया। वायुदाब प्रवणता को क्या कहते हैं, वायुदाब प्रवणता का आपको बैरोमीट्रिक ढाल भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब का वितरण। हम देखेंगे जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका वितरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूंगा आपको एक बार कि इसके बाद हम वायुदाब की पेटियाँ पढ़ेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो वो काफ़ी समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए वायुमंडलीय दाब का वितरण किस प्रकार हुआ है, तो इसका वितरण मुख्यतः 2 प्रकार से हुआ है। कैसे कैसे हुआ है, पहला ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा आपका क्षैतिज वितरण, इन 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर वितरण में देखिए, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है आपका, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम होता जाता है। इसके कारण क्या क्या थे, कारण ये था कि ऊपर जाने पर क्या होता है आपका जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती जाती है, जिससे प्रेशर कम आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि ऊपर जाने पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। और ऊपर जाने पर जो हमने पढ़ा है कि जो वायुदाब होता है क्या होता है, जैसे किसी जगह वायुदाब निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी वायु की जो भार, वायु का जो भार होता है उसके ऊपर, वही आपका वायुदाब कहलाता है, ठीक है। तो जब हम क्या कहते हैं ऊपर जाएंगे, जैसे तो ऊपर जाते रहेंगे, जो हमारा कॉलम होगा, ऊपर का जो कॉलम होगा, वायु हो गई, उसकी मात्रा कम होती जाएगी। मान लीजिए हम ऊपर से पृथ्वी टोटल 20 मीटर रेंज है, हम 10 मीटर ऊंचाई पर आ गए, तो नीचे 10 मीटर छूट गया हमारा, तो ऊपर कितना बचा 10 मीटर का ही, तो उतने में जो वायु होगी वही तुम्हारे ऊपर दाब लगाएगी ना, इसलिए ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब घटता जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं बनाया हुआ है, देखिए ये आपका समुद्र तल मान लिया हमने, यहाँ समुद्र तल देखिए, और यहाँ आगे जाके ये पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम है, स्तंभ है, दाब का स्तंभ इसे बोलते हैं, क्योंकि जिस तल पे हम जहाँ पे हम होते हैं उसके ऊपर की जो वायु होती है, ठीक है, वही हमारे ऊपर भार डालती है। मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करती है, हमारे ऊपर दाब डालती है। तो इसके ऊपर इतनी वायु है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमें दाब कितना लग रहा होगा, इतने के बराबर, यानी इतना 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 हम पे प्रेशर लग रहा है इतने वायु का। और यही हम जब ऊपर चढ़ते जाते हैं पहाड़ों, देखिए यहाँ पे आ गए, तो अब कितना बचा कॉलम, तो यानी ये अब कितना बचा स्तंभ, इतना बचा, इसका आधा लगभग। तो यहाँ पे हमें जो हमें दाब महसूस होगा कम होगा। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पर्वतों पे जाते हैं यानी पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ हमें दाब जो होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पे चोक सीमा को एक रेफरेंस लाइन लेके बताया है ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो ये आपका था ऊर्ध्वाधर वितरण। और करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी तल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायु टोटल वायु का भार होता है उसका आधा भार जो होता है आपका पृथ्वी से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम 6 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएं तो जो हमारा पृथ्वी पे तल पे भार था, सॉरी पृथ्वी के तल पे जो दाब था उसका आधा दाब वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये एक बड़ी बात है कि पृथ्वी तल से सॉरी समुद्र तल से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरे वायुमंडल के भार का आधा भार यहीं पे है, पृथ्वी से सॉरी समुद्र तल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक।
तो हमने देख लिया ऊर्ध्वाधर वितरण वायुमंडलीय दाब का। हम देखेंगे क्षैतिज वितरण, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसका क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज जो देखिए यहाँ लिखा है विषुवत रेखा पर तापमान के कारण दाब न्यूनतम होता है। क्योंकि विषुवत रेखा पे हमने आपको पहले ही बताया है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल संबोध पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे उच्च तापमान होता है, जिसके कारण आपका यहाँ पे वायुदाब भी न्यूनतम होता है। हमने आपको बताया है कि जब उच्च ताप पड़ती है तो गैसेस क्या करती हैं, गैसेस अपने संवहनी कारण संवहन के रूप में ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे यहाँ पर जो आपका गैसेस है वो कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए हमारा उच्च ताप के कारण यहाँ पे हमारा दाब होता है वो न्यूनतम होता है। और देखिए इसी प्रकार जब विषुवत रेखा पर उच्च तापमान के कारण यहाँ पे जो दाब हमारा होता है वो न्यूनतम होता है। और इसी प्रकार ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे ताप बहुत कम होता है, यानी ठंडी ज़्यादा होती है, ठंड जाते होते हैं ध्रुवों पे, ताप कम होने के कारण दाब उच्च होता है। ठीक है, और अब इस तरह से देखने तो ये लग रहा है विषुवत रेखा पर जो तापमान है, तापमान अधिक होने के कारण दाब कम है, और ध्रुवों पे तापमान कम होने के कारण यहाँ पे दाब अधिक है। ऐसा लगता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार वायु दाब में वृद्धि हो रही है। पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 डिग्री के पास निम्न दाब पेटी एक है हमारी, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, ठीक है, जो इनका भी खंडन करता है। यानी ये बताता है, इससे हम समझ सकते हैं कि 60 डिग्री के पास जो निम्न दाब पेटी है, कि जो हमारा दाब है, वायु दाब है, वो सिर्फ तापमान पे निर्भर नहीं है। ठीक है, तापमान पे तो डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ तापमान पे निर्भर नहीं करता है, अन्य कारक भी हैं। आगे हम अगले चैप्टर में दाब पेटी पढ़ेंगे, जो कि हमारे गत्यात्मक कारण होते हैं, कोरियोलिस बल, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि ये 60 डिग्री के पास निम्न दाब पेटी किस प्रकार बनी। क्योंकि निम्न दाब पेटी हमारी विषुवत रेखा के पास थी, तो ध्रुवों के पास जाते समय हमें तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, यहाँ 60 डिग्री के पास निम्न दाब पेटी कैसे हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने आपको पढ़ाया वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा सेशन, और इस जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे, और जो मैं थोड़ा बहुत बोला है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने शब्दों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे वायुमंडल में जो दाब पेटियां हैं उनके बारे में, उनका निर्माण कैसे हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी गत्यात्मक कारण कौन कौन से हैं, और तापमान द्वारा कौन से कारण हैं, कितनी पेटियां हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद।